ने लास्ट क्लास में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस पढ़ी थी। प्रिकॉशंस तीनों मेथड्स के हम कर चुके हैं। वैल्यू एडेड मेथड में कितनी प्रिकॉशंस थी? 6। कैसे याद करी थी? 2 2 2। इनकम मेथड में टोटल प्रिकॉशंस 10। कैसे याद करी? 3 2 3 2। और एक्सपेंडिचर मेथड में कितनी थी? 5। कैसे याद करी? 3 2। हमने वैल्यू एडेड मेथड की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। पहले वैल्यू एडेड मेथड में पहले दो किस पर थे? सेकेंड हैंड गुड्स। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स क्या करते हैं? इंक्लूड या नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि जिस साल के अंदर इनका प्रोडक्शन हुआ होगा फर्स्ट टाइम, उस साल में इसको इंक्लूड कर दिया होगा जीडीपी में। दूसरा इसी पर कहा कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो जो कमीशन कमाया सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर इंटरमीडिएटरी सर्विस देकर, क्या ये सर्विस फैक्टर सर्विस है? यस। क्या फर्स्ट टाइम सर्विस दे रहे हैं? यस। तो ये पैसा इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड। फिर अपन ने बात करी इसी में ही दूसरे पॉइंट आया सेकंड। दो जो सेकंड बंच था वो किस पर था आपके पास? सेल्फ कंजप्शन। हमने कहा सर्विसेज, सेल्फ कंजप्शन ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज का आपने सेल्फ कंजप्शन किया तो क्या उसको हम इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बड़ा मुश्किल काम है सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना। बट ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हमने कहा गुड्स अगर हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो ये वैसे ही गुड्स है जैसे हमने मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए थे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना हमारे लिए आसान है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको कि इसको इंक्लूड करेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? फिर अपन ने 2 और 2 4 हो गए, बाकी 2 बच्चे दैट इज सेपरेट। पहला था वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है, इसलिए अब हमें इसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करना। और लास्ट पॉइंट हमने कहा दैट इज इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, इसलिए हमने कहा कि इसको इंक्लूड कर लेंगे। बताओ वैल्यू एडेड मेथड याद हो गया सबको? इनकम मेथड में याद करने का तरीका था 10 थी टोटल, 3 2 3 2। पहले 3 किससे हैं? कॉमन। कॉमन कौन सी है? वैल्यू एडेड मेथड से। और कौन सी है 3? जो इंक्लूडेड वाली है। हर बंच में से एक आ गया आपके पास। कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और तीसरा आपके पास इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये तीनों क्या होंगे हमारे पास? इंक्लूडेड होंगे। यहां तक कोई डाउट? 3 पॉइंट चार्ट से 3 पॉइंट कॉमन, 2 पॉइंट चार्ट से, अगले 2 पॉइंट चार्ट पर हैं। कौन कौन से? कि अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्लूड कर लिया तो फिर उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने प्रॉफिट्स को इंक्लूड कर लिया तो फिर उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने कहा अगले 3 पॉइंट आपके पास क्या है? इनकम। 3 तरीके की इनकम नहीं लेते, 3 तरीके की इनकम नहीं लेते। ट्रांसफर इनकम, ये पहले कह चुके हैं कि हम सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं लेते। इलीगल इनकम, यहां पर इलीगल इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ लीगल इनकम को काउंट करेंगे। और कैपिटल या विंडफॉल गेन, लॉटरी वगैरह लग जाए तो उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं होगा इकोनॉमी में, इसलिए हम उसको नहीं लेते। बात समझ में आ गई? ये तीनों तरीके की इनकम नहीं लेंगे। फिर अगले 2 पॉइंट थे हमारे पास सेपरेट। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये ऑलरेडी उनकी सैलरी में इंक्लूडेड है, जिसको हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड कर लिया, तो अब उसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। और हमने कहा कि ब्रोकरेज पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये सेम वैसा ही है जैसे कमीशन वाला पॉइंट था। शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदते हैं, उस पर जो खर्चा करते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन उस पर जो ब्रोकरेज पे की गई है, ये तो इंटरमीडिएट सर्विस दी गई है, फर्स्ट टाइम दी गई है, तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। फिर अपने याद करी प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। हमने कहा 3 खर्चे नहीं लेते। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, एंड एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ये 3 तरीके के खर्चे नहीं लेंगे। और 2 पॉइंट सेपरेट पढ़े कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है उसको इंक्लूड नहीं करते। और हमने कहा कि जो गुड्स हमने सेल्फ के लिए कंज्यूम किए, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो किया था, उनको जो बनाने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रही होगी वो भी हमें एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अपन ने उनकी वैल्यू को इनकम मेथड में इंक्लूड किया था, तो अब यहां पर भी आपको उसको कॉस्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के क्वेश्चंस आएंगे तब अपने काम आएंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि एक इंसान है वो अमेरिका में है, क्लियर है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पर पैसा भेज रहा है, अमेरिका में कमा रहा है और वहां से कमाकर अपने फैमिली इंडिया में वो पैसा भेज रहा है। तो यहाँ पर जो फैमिली पैसा रिसीव कर रही है उसके लिए ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है? ट्रांसफर इनकम है, फ्री की इनकम है, इन्होंने थोड़ी ना कुछ काम किया है। तो ये क्या है आपके पास? ट्रांसफर इनकम, इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही लिखा था, दैट इज मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग abroad, this is not included as it is a transfer payment। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? फिर अपन ने बात करी दूसरा, अगर इंटरेस्ट आप तो कभी किसी से लोन देते हैं या लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कौन सा इंटरेस्ट लेंगे? बड़े ध्यान से देखो ये, क्योंकि पेपर में बहुत बार आया हुआ है। जो लोन हमने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन दे रखा है किसी को, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए किसी ने लोन ले रखा है और वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तब तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आपने सिर्फ कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लिया है ना, घर के पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया है, तो फिर जो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो एक दोस्त को लोन दिया था क्या? मोटर बाइक परचेज करने के लिए, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मुझे बताओ जो ये लोन दिया था ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है या कंजप्शन पर्पस के लिए है? कंजप्शन पर्पस के लिए है, इसलिए जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस पर भी क्वेश्चन आएंगे अभी, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, 2-3 तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं, तीनों तरीके के स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। बस इसका मेन रीजन क्या याद रखना है कि अगर लोन हमने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नेशनल इनकम में आएगा। अगर आपने लोन कंजप्शन पर्पस के लिए दिया है तो उस केस में उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे अगर एक इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू द बैंक, अगर फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट बैंक को, फर्म का मतलब क्या यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्म बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बिजनेस ने लोन ले रखा है और उस पर वो इंटरेस्ट दे रही है, तो बताओ क्या ये इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? यस, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। लेकिन हम कहें कि इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल टू द बैंक, एक इंडिविजुअल पे कर रहा है बैंक को, तो इंडिविजुअल नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाउस होल्ड को, तो यहां पर वो कंजप्शन पर्पस के लिए लिया होगा, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू इंडिविजुअल हो, 3 ही स्टेटमेंट बनती है, फर्म टू बैंक, इंडिविजुअल टू बैंक और बैंक टू इंडिविजुअल। अब बताओ, बैंक अगर इंडिविजुअल को, पता है ना सेविंग अकाउंट पे जो भी आपका इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है इंडिविजुअल को, तो मुझे बताओ क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? ये बताओ, जो पैसा हमने बैंक में रखा हुआ है जिस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या बैंक उस पैसे को क्या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहा है या कंजप्शन पर्पस के लिए यूज कर रहा है? बैंक कंजप्शन पर्पस के लिए यूज कर रहा है या बैंक आगे बिजनेस करने के लिए यूज कर रहा है? बैंक तो बिजनेस के लिए काम कर रहा है ना, तो वो तो बिजनेस है, तो वो किस पर्पस के लिए है? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। घर के खर्चों के लिए थोड़ी ना बैंक पैसा यूज कर रहा है, पैसा तो वो एक दूसरे से कमा रहा है, उससे और पैसा जनरेट कर रहा है, तो ये प्रोडक्टिव पर्पस है। तो इसलिए इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल, ये भी क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन है। क्लियर है? ये 3 तरीके के इंटरेस्ट थे। फिर अपन ने बात करी कॉर्पोरेट टैक्स। हमने कहा था टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, बदले में कुछ डिमांड नहीं कर सकते, मेरे घर के सामने की सड़क बनाओ, नहीं कह सकते। क्लियर है? तो हमने कहा वो गवर्नमेंट की मर्जी है उस पैसे को वो कहाँ खर्च करेंगे, बट हम डिमांड नहीं कर सकते कि मैं टैक्स तभी दूंगा जब तुम मेरे घर के सामने की रोड बनाओगे, नहीं तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने कहा दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। करंट कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स की जो हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एक तरीके से ये कह दो डायरेक्ट टैक्स, उसकी जो बात करें वो क्या है? हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट है, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा इसमें गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जब इनकम मेथड से निकालते हैं तो बच्चा देखता है कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड किया था, तो उसके दिमाग में रहता है नहीं ये तो इंक्लूड होना चाहिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स को निकालने का एक तरीका था,
बट हम ये नहीं कह रहे थे कि यहां पर हम कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? जैसे किसी की इनकम ना पता हो तो उसके खर्चे सेविंग और टैक्स के बेसिस पे हम उसकी इनकम निकाल सकते हैं, वैसे ही वो एक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म, ये एज इट इज लाइन आती है, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म नॉट इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर है यहां तक? फिर आगे हमारे पास डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सर्विसेज दे रही है तो इसमें क्या होता है, कुछ पीसफुल एनवायरनमेंट जो हाउस होल्ड्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये सर्विसेज तो हाउस होल्ड्स को भी मिल रही हैं और ये सर्विसेज तो प्रोड्यूसर सेक्टर को भी मिल रही हैं। तो जहां तक हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं वो तो है आपके पास में ट्रांसफर, ये आपके पास में कंजप्शन के लिए, ठीक है। और जहां तक अपन उसकी बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। तो अपन ने यहाँ पे ये कहा कि मैटर ऑफ कन्वेंशन अपन क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ फाइनल है, कुछ इंटरमीडिएट है, लेकिन अपन इसको क्या करते हैं, ऑलवेज मानते हुए अपन क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ध्यान रखना, फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। फ्री सर्विसेज में क्या आ गया, जैसे पुलिस सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब चीजें इसके अंदर आ रही है। तो वो सब चीजें आपके पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का ऑलरेडी पार्ट है, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। 2 पॉइंट ध्यान रखना, इसके अलावा तो कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है नहीं कहीं पर भी। अभी क्वेश्चंस करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये कल हमने ये एक्स्ट्रा किया था लास्ट में, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका आखिरी टॉपिक हमारा एक रहता है, वैसे हमने पढ़ लिया था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा नहीं था एग्जाम्पल के साथ, और उसको कैसे अवॉइड करें ये बात भी नहीं पड़ी थी। तो आज बस वो टॉपिक रहता है, इसके बाद नेशनल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अपन करेंगे सबसे पहले, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसको लिख लेते हैं अपन, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फार्मर ने सीड से वीट ग्रो किया और इस वीट को आगे सेल कर दिया फ्लोर मिल वाले को, और फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, ये वीट लिया और इससे कन्वर्ट किया वीट फ्लोर। फिर वीट फ्लोर वाले ने क्या किया, आपके पास इसने दिया बेकर को, बेकर ने क्या किया, वीट फ्लोर लिया और इससे क्या बना दिए, बिस्किट्स। और फिर शॉपकीपर की बारी आई, फिर शॉपकीपर ने बिस्किट्स लेकर, नहीं इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल तो अपना ही है, फार्मर ने सेल किया फ्लोर मिल वाले को 400 में, फ्लोर मिल वाले ने बेकर को किया 600 में, और डायरेक्टली इसने शॉपकीपर को दे दिया मान लो 800 में, ठीक है। और अब इसने बिस्किट्स लेकर बिस्किट्स बेच दिए, किसको, कस्टमर को। इसने आगे दे दिया ये कस्टमर को, कितने रुपए में दिए, 900 रुपीज। अब देखो ये प्रॉब्लम आपके पास में, प्रॉब्लम क्या होगी कि इस 900 के अंदर क्या सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, बताओ, इस 900 में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर अपन ने क्या किया, अगर अपन ने ये सारी वैल्यूज को काउंट कर दिया 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, तो ये 2700 बन जाएगा, जो कि बहुत बार काउंट हो गया, सिर्फ डबल नहीं हुआ है ना, 900 का ट्रिपल हो गया आपके पास में। तो अपन ने कहा कि आपको सिर्फ फाइनल गुड नहीं देगा। देखो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीट क्या है, फाइनल आउटपुट, फ्लोर मिल वाले के हिसाब से वीट फ्लोर फाइनल आउटपुट है, इसके हिसाब से बिस्किट। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूज देखना होता है। पूरी इकोनॉमी में फाइनल यूज कौन कर रहा है, कस्टमर। क्लियर है? हमें सबके अगर हम फाइनल आउटपुट देखेंगे तब तो सबकी वैल्यू ऐड करते ही क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है 2 बार काउंट करना, एक गुड की वैल्यू एक बार से ज्यादा काउंट होना। जैसे ये 400 जो वैल्यू है ये इसमें इंक्लूडेड है,
और इसके अंदर ये 400 इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो ये एक बार से ज्यादा काउंट होगी, तो मतलब सब में इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम कहते हैं काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये एग्जांपल दे दिया आपको। अब आपके पास बात यह है, क्वेश्चन ये आया, हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दो मेथड्स हैं हमारे पास फॉर अवॉइडिंग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड only final goods only final goods and services in terms of their end use। ऐसे तो हर किसी का प्रोडक्ट क्या होगा, उसके लिए फाइनल होगा, लेकिन हमें कौन सा लेना है, एंड यूज के रेस्पेक्ट में लेना है। आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी एस्टिमेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे। और अब इन द अबव एग्जाम्पल, बिस्किट सोल्ड टू द कस्टमर, बिस्किट सोल्ड टू द कस्टमर्स is the final good, therefore only the value of final good या only the value of biscuits rupees 900 will be included in the estimation of GDP। तो अगर किसी ने जीडीपी ऐसे निकाल दी कि इन सबको ऐड कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे फाइनल हैं, तो ये तो 2700 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग जीडीपी। तो अपने को इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। एक है हमारे पास फाइनल आउटपुट मेथड, तो हमने कहा फाइनल आउटपुट मेथड में सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लेनी है, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब एग्जाम्पल के अंदर बिस्किट्स सोल्ड टू द कस्टमर इज द फाइनल गुड, देयरफॉर ओनली द वैल्यू ऑफ बिस्किट्स रुपीज 900 विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। यहां तक कोई डाउट? अब ये पॉइंट हो रहा है बस, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नहीं यूनिट कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, या उसको दूसरे पेज पे लिख लो ना यार, सबसे बढ़िया। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ, हमने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय all the producing units, sum total of value added by all the producing units within the domestic territory of a country, within the domestic territory of the country is to be considered in the estimation of GDP। भाई इसमें क्या करना है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन सब ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया है, सिर्फ वो काउंट करना है। अब लाइन लिखनी है एक, लिखें कैसे, बात है ये, हो पाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है बाद में ये आउटपुट निकालते टाइम ये छोटा ना हो जाए। चलो लेट्स सी, भाई बड़ा तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन ऐसे ही कर लेते हैं यहीं पे। प्रॉब्लम ऑफ, इसमें था इन द अबव एग्जाम्पल, बस एक लाइन लिखनी है, इन द अबव एग्जाम्पल वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब बताओ कितनी कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, यहां पर कितनी हुई है, फार्मर के सीड्स की मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है, तो इसने कितना वैल्यू ऐड किया, फार्मर ने 400, इसने कितना 200, इसने कितना 200 और इसने कितना 100, तो दैट इज ₹400 प्लस ₹200 प्लस ₹200 प्लस ₹100 is equals to ₹900 will be included in the estimation of GDP। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास
सारे नोट्स के साथ कंप्लीट हो गई है यूनिट। अब अपने को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस, उसके बाद कंप्लीट। क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, प्रैक्टिस। अभी तो 7:04 ही हुए हैं, 7:04 हुए हैं, 4 मिनट, 7:04। किस चीज़ का रिवीजन करोगे तुम? 1 घंटा बैठ के क्या करोगे स्कूल में? स्कूल में टाइम है अभी, तो करोगे क्या? आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसमें है क्या? इसमें तो कुछ था ही नहीं कि भाई प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दिया और इसमें कहा कि 2 तरीके इसको अवॉइड करने के, एक तरीका है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट में क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लो, डायरेक्टली 900 ले लो इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर। और दूसरा तरीका है वैल्यू एडेड मेथड, कि हर स्टेज पे जितना जितना वैल्यू एडिशन किया है उतना क्या कर लें आप, टोटल कर लें, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 900, जिसको हम जीडीपी एस्टिमेट करने में ले लेंगे। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन, अच्छा न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिए, कर रहे हो न्यूमेरिकल्स? उसमें इतना ही कर लिया वो भी बहुत है, लेकिन जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया है, क्योंकि वो तो आना ही आना है। अब मैं आपको कुछ इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चंस हैं वो देख लेता हूँ। आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ how the following items will be included, will the following items be included, treatment of following items in national income: financial assistance to flood victims, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स, बताओ इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, तो अपन कह सकते हैं नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। profits earned by profits earned by the branches of foreign bank in India, बताओ प्रॉफिट्स अर्नड बाय द ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? किस में पूछ रहा हूं? नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में क्या आती है, फैक्टर इनकम। क्या प्रॉफिट्स फैक्टर इनकम है? यस। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, क्या फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर जो है वो क्या इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है? नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, नॉट इंक्लूडेड। क्या रीजन दें इसमें? फैक्टर इनकम ही नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट, बिकॉज ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया इज नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, बताइए इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो इसमें क्या है, सैलरी फैक्टर इनकम है, इंडियंस की है, नॉर्मल रेजिडेंट की है, लेकिन ये जो अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया के अंदर, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो ये कहां से कमा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अपन इसको कहेंगे इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम, बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।